वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए सेट नंबर 20 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मैं पूरे का पूरे प्लेटफॉर्म बुक का सेट 19 तक अपलोड कर चुका हूँ और आज हमारे ये लास्ट अब सेट होने वाला है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था 2019 का टोटल 6 पेपर हुआ था, वो सारे चीज़ों को मैं करवा दूंगा, जिसमें ऑलरेडी मैं 3 पेपर को करवा चुका हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा। 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट 5 एम्पीयर धारा एवं 30 डिग्री के लैग वाले एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए क्वेश्चन में फोकस करना पड़े। आपको क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रतिघाती शक्ति, यानी कि रिएक्टेंस पावर का निकालना। ऑलरेडी आप लोगों को पहले मैं बताया था, सबसे पहले प्रतिघाती शक्ति को हम लोग क्यू से डिनोटेट करते हैं। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है वी आई साइन थीटा होता है। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले याद कर लीजिए और होपफुली आप लोग को याद होगा, या फाई कर सकते हैं। और मोस्टली भी का वैल्यू देखिए 230 वोल्ट लिख रहा, करंट लिख रहा था 5 एम्पीयर और साइन 30 का यूज करेंगे, यानी साइन। अब एंगल क्या पे लिख रहा था 30 डिग्री, तो हम लोग 30 डिग्री का यूज करेंगे। और मोस्टली आप लोग बना लिए होंगे, तो 230 गुना 5 करेंगे और साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने आएगा 575। ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था प्रतिघाती शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, देखिए वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस होता है। तो ऑलरेडी राइट आंसर होगा 575 वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा। एक ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ है। कलेक्टर धारा 1 माइक्रो एम्पियर है और एमीटर करंट 1.01 माइक्रो एम्पियर है। तो ट्रांजिस्टर की डीसी धारा लब्धि यानी कि बीटा क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोग इसके बारे में बताना चाहिए, आपको को बीटा निकालना है। सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ से फार्मूला मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अल्फा बोलता है फार्मूला, तो सबसे पहले लिखिएगा बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, ये होता बीटा का अल्फा का फार्मूला। क्लियर है? इसे ट्रिक अब बीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग सबसे पहले लिखिएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। देखिए अगर आप लोग को सिंबल में कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए ट्रिक बताते हो, कभी नहीं भूलेगा। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और मोस्टली देखिए अल्फा के बाद हम लोग क्या लगाते थे, प्लस। तो देखिए अल्फा के बाद हम लोग प्लस करके देखिए बीटा गया ना, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। अल्फा के बाद वाला हम लोग प्लस लेते हैं फिर बीटा लिखते हैं, इस टाइप से आप लोग कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? अब इसी के रिकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा है। कलेक्टर धारा यानी कि बोले था, देखिए कलेक्टर धारा यानी आईसी का ऑलरेडी वैल्यू दिया 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 मिली एम्पियर को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो फ्रेंड इस टाइप से आप लोग किए होंगे, तो ऑलरेडी आप लोग करेंगे तो -10⁻³ एम्पियर आएगा। उसी प्रकार लिख रहा है करंट एमीटर धारा यानी कि आई ए कहिएगा, एमीटर के लिए तो आई ई निकालेंगे। ऑलरेडी इसमें लिखा है 0.01 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर लिख रहा। चलिए दोनों मिली में था तो उसे मैं रहने देता हूँ। तो आप लोगों को क्या निकालना है, तो डीसी ट्रांजिस्टर की डीसी धारा बीटा में क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला याद कर, बीटा के लिए बोलेगा तो आप लोग को सबसे पहले देखिए करंट आप लोग को निकालना, तो हम लोग कॉमन यानी कि इमीटर में देखेंगे, यानी कॉमन इमीटर का देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे बेस का, क्या देखेंगे, बेस का। तो ऑलरेडी अगर आप लोग निकालिएगा तो ये देखिए एक का दिया था 1 माइक्रो एम्पियर दिया था और एक का वैल्यू आप लोग बीच में लिखा 0 हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले आई बी निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोग देखिए आई बी निकालेंगे, बेस का अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1-1.10 में से 1 को माइनस करेंगे। होपफुली आप लोग घटाएंगे तो 0.01 माइक्रो एम्पियर आएगा। अब यहाँ से हम लोग बीटा का फार्मूला निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोग याद रखिएगा आई सी बाय आई बी होता है, यानी कलेक्टर बाय बेस होता है। तो यहाँ का वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू हम लोग लाएँ 0.01। अगर आप लोग इसे डिवाइड करते हैं आप लोग को 100 आएगा। क्या आएगा, 100। तो इसका राइट आंसर होगा 100, जो कि आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संकेत का पहचान करें। देखिए इस चित्र को पहचानिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा विद्युत खतरे वाली चीज़ों को ना छुए। इस टाइप से आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जहाँ पे शो करता है, तो इसका सिंबल ये हो रहा है विद्युत खतरे वाली चीज़ों को ना छुएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः द्वारा हटाया जा सकता है। स्पार्ट फॉयल, तार स्प्लिटर, पाइप रिंच या स्क्रैबर के बारे में। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था तार के रोधन को हमेशा तार स्ट्रिप पर हटाते हैं। किसके द्वारा हटाते हैं, तार स्ट्रिप पर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग, निम्नांकित आकृति दर्शाती है। मोस्टली फ्रेंड इस चीज़ को आप लोग देखिए भी होंगे, तो ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट स्विच को दर्शाती है। और इसमें कुल टर्मिनल कितना देखिए 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4। तो याद रखिए एक प्रकार का ये इंटरमीडिएट स्विच को ये आप लोग का एक इंटरमीडिएट स्विच है जो कि इसमें 4 टर्मिनल है। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में ऊर्जा होगी। सबसे पहले याद रखें, कोई भी व्यक्ति अगर चल रही ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा तो उसका स्थिति में भी परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ वो गति में भी रहता है। तो मोस्टली इसको बोलेंगे दोनों, यानी कि इसका होगा ए और बी, यानी स्थिति ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा होगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट सर फ्रेंड, आप लोग स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे, mgh होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच ये रख रहा, देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का माप की जाती है। सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड, कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच ट्रांसफार्मर तेल से की जाती है। बोला निम्नलिखित में किस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जांच की जाती है। तो हमेशा याद रखिए, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जब अगर चेक करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े भी होंगे, इसमें देखिए इसका जो वैल्यू होता है, अगर यानी इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर का, तो होपफुली आप लोग पढ़ेंगे 30 kV। देखिए 30 kV पर mm होता है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताए थे और आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 30 kV पर mm होता है। क्लियर है। और ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग हम लोग जो करते हैं कूलिंग के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो मोस्टली आप लोग को मैं बताता कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन के लिए करते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन के लिए करते हैं। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेक डाउन टेस्ट के नाम से भी हमें इसे जानते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मोस्टली फ्रेंड देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो एनर्जी को स्टोर करता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा, कैपेसिटर जो होता है किसी भी चीज़ में विद्युत आवेश को के रूप में जमा करता है। क्लियर है। याद रखिएगा, कैपेसिटर आवेश को भी संग्रहण करता है, यानी कैपेसिटर जो होता है, यानी देखिए मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, ये जो कैपेसिटर होता है वो आवेश को संग्रहण करते हैं, यानी चार्ज को क्या करते हैं, जमा करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए, इसका जो फार्मूला होता है C=2 जो होता है Q/V होता है। C का फार्मूला क्या होता है, Q/V। धारिता का फार्मूला C बराबर क्या होता है, Q/V। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से फार्मूला बताता हूँ। C का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, Q/V लिखेंगे। अब देखिए Q4 होता है चार्ज और V4 होता है वोल्ट। तो चार्ज कैसे मतलब था, कूलम, और वोल्ट का होता है वोल्ट। तो देखिए कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड, या फिर FARAD बोलते हैं। तो इस टाइप से आप लोग याद कर लिए, इसका यूनिट क्या हो गया, फैराड हो गया। क्लियर है। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था एक फैराड का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा 96500 कूलम होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसके, देखिए इसका राइट आंसर हो गया कैपेसिटर हो गया। क्या होगा फ्रेंड्स, कैपेसिटर। चलिए कैपेसिटर के रिगार्डिंग आप लोग का 5-6 क्वेश्चन आता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, देखिए कैपेसिटेंस परिपथ में वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसका 4-5 फार्मूला होता है, मैं आप लोग के सामने बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले सी का फार्मूला जो होता है आप पढ़ेंगे, ε0A/d होता है। क्लियर है। यानी कि एरिया पे और डिस्टेंस पे और पे निर्भर करता है। इसके साथ साथ आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, इसका एनर्जी का फार्मूला बोला तो हाफ CV² लिखते हैं। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंस फार्मूला होता है। वही आप लोग का इंडक्टिव कैपेसिटेंस का फार्मूला बोलता है, तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू कंडक्टेंस FC लिखते हैं। क्लियर है। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो CP का फार्मूला को हम लोग करते हैं C1 + C2 + C3 जो n टाइम्स रहता है। वही अगर हम लोग इसे अगर 500 क्रम में जोड़ते हैं तो यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसे हम लोग करते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस टाइप से हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा मोटर एक प्रेरण मोटर के समान है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन लिख रहा है DC कंपाउंड मोटर, DC सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे बोल रहा है एक मोटर के समान है, एक प्रेरण मोटर के समान है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एसिंक्रोनस मोटर जो था आप लोग का एक प्रेरण मोटर के समान होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। याद रखिएगा एसिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर की गति से कुछ अंश कम होता है। याद रखिएगा। क्लियर है। यानी एसिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होता है सिंक्रोनस मोटर की गति की तुलना में कुछ कम होता है। और इस अच्छा है कमी के स्लिप, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप गति। क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है स्लिप गति का फॉर्मूला, तो मोस्टली याद रखिए स्लिप गति का फॉर्मूला होता है NS - RL लिखिएगा, NS - NR ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। साथ साथ फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है इसमें NS क्या है, तो NS को बोलते हैं सिंक्रोनस गति, जिसका फॉर्मूला होता है 120 फ्रीक्वेंसी बाय P होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। सिंक्रोनस मोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति के समान होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रेरकत्व की इकाई होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? बातें करना चाहते हैं फ्रेंड इंडक्टेंस का। मोस्टली सबसे पहले आप लोग जाने इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है और इंडक्टेंस होता क्या। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग तीन चीज़ आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। इंडक्टेंस, तो देखिए इंडक्टेंस का आप लोग सबसे पहले यूनिट देखें, आप लोग इस टाइप से इंडक्टेंस को शो करते हैं, क्लियर है, और इसे एल से लिखते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, यूनिट होता है, उसे बोलते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस। तो ये तीनों का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हेनरी। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो आप लोग का नहीं लिख रहा, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो ऑलमोस्टली याद रखिए हेनरी को हम लोग डिफाइन करते हैं वेबर प्रति एम्पियर से। यानी कि देखिए हम लोग बोलते हैं वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन है, अब देखिए ऑप्शन है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग देख सकते हैं वेबर प्रति मीटर नहीं है क्या? हाँ, ऑप्शन देखिएगा तो इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा वेबर प्रति मीटर अगर भी नहीं है ना, तो इससे हम लोग बोलते हैं वोल्ट प्रति सेकेंड एम्पियर बोलते हैं, वोल्ट प्रति सेकेंड एम्पियर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर देखते हैं आप लोग के बीच में, अगर मेरे पास आता है तो मैं आप लोग के बीच में डिस्कस कर दूंगा। देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं इंडक्टेंस का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं इसका सिंबल बना देता हूँ। देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। और इसका यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है ये? हेनरी। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले इसका यूनिट होता है हेनरी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी हेनरी को हम लोग और भी क्या कहते हैं, तो मोस्टली फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को बताया तो वेबर प्रति एम्पियर बोलते हैं, वेबर प्रति एम्पियर। अगर ये भी नहीं लिख रहा तो इससे हम लोग लिखते हैं इकाई। देखिए इसे बोलेंगे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इस टाइप आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। और यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्वेश्चन आता है ये क्या करता है, तो मोस्टली याद रखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, ये संग्रहित करता है, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग एक जगह पे आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों के लिए काफी ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था ये। चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसमें संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमेशा याद रखें ई का जो फॉर्मूला था हाफ कर दीजिएगा, LI² कर दे, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रेरणीय एसी मोटर में विद्युत धारा क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक प्रेरणीय के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉरी इंडक्टेंस के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं ना। देखिए तो इसमें याद रखिएगा इसका क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक शुद्ध प्रेरणीय एसी परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए एक शुद्ध प्रेरणीय एसी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी होता है। और मोस्टली फ्रेंड देखिए आप लोग इस टाइप से कर लीजिएगा, इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए 90 डिग्री बनाता है ये। और मोस्टली आप लोग जानते हैं करंट होता है, क्या है? करंट है ये। और ये आप लोग के क्या वोल्ट है, तो हमेशा ये 90 डिग्री क्या बनेगा, लैगिंग करेगा, यानी 90 डिग्री से कम बनाता है, तो वोल्टेज से 90 डिग्री कम होता है। इस चीज़ को आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर अगर जाएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए मैं आप लोग को तीन चीज़ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए शुद्ध प्रेरणीय परिपथ में वास्तविक शक्ति खपत जो होता है शून्य होता है। उसके साथ साथ शुद्ध प्रेरणीय परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है। चलिए इसका पावर फैक्टर का वैल्यू शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है, तो लैंप की मान स्फेरिकल कैंडल पावर में कितना होगा? मोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका फार्मूला याद कर ली। देखिए MSCP बोला ना, MSCP का फार्मूला होता है, सबसे पहले ल्यूमेन लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? ल्यूमेन बाय 4 पाई करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, ल्यूमेन बाय 4 पाई, इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। मोस्टली आप लोग देख सकते हैं ल्यूमेन का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, 1000 लक्स लिख रहा है बाय 4। और पाई का वैल्यू अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग 3.14 लिखिए। अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली आप लोग के बीच में आंसर आएगा 79.62 आएगा, जो कि एवरेज आप लोग का 80 के बीच में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 80 आएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप हमारे बीच में क्या लिख रहा। सॉरी, कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा याद रखिए 30 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाती है। यानी कि देखिए कैपेसिटिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए लैगिंग करता है, क्या लीडिंग करता है। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और याद रखिएगा शुद्ध कैपेसिटी में पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग करता है। क्या करता है? ये लीडिंग करता है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सी में पावर फैक्टर क्या करता है, तो ये लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है, LEADING। वही फ्रेंड्स अगर एक्सेल की बातें करना चाहता था, एक्सेल में क्या करता है? लैग करता था। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये दोनों चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं कि जिससे कि एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं दो कोनों के प्रतिरोध ज्ञात करें। मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे बोला 6 प्रतिरोध के एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ आप लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं। आप लोग देखिए
ये बना रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये त्रिभुज बना दे, यानी ये प्रतिरोध बनाए हैं। मोस्टली हम लोग इस साइड भी एक हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए आप लोग होपफुली बना लिए होंगे। तो ये त्रिभुज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सारे का ओम लिख रहा है, ये 6 ओम दे रहा, ये भी आप लोग का 6 ओम दे रहा, ये भी 6 ओम दे रहा। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग फेस किए होंगे कल के पेपर में। तो मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले लोग क्या करेंगे, देखिए ये मान लीजिए ए है और आपका ये बी है और ये आपका सी है। सबसे पहले ए, इसको अगर काउंट करेंगे तो ये देखिए आप लोग का सीरीज में आ रहा। तो सबसे पहले 6 + 6 को ऐड करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ से अगर टोटल किए तो 12 आ गया। तो यानी कि टोटल यहाँ पे क्या 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यानी पैरेलल में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 12 था और एक आप लोग का 6 था, दोनों का पैरेलल में निकाल देंगे। हम लोग पैरेलल के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों का सम करते हैं। तो 12 को 6 से गुना करें 72, फिर 12 6 18। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 4 ओम आएगा। तो मोस्टली इसको आप लोगों को समझ में आ गया, 4 ओम इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर आएगा 4 ओम। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है। चलिए, धनात्मक विद्युत यानी व्हाट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड। याद रखिएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। ऑप्शन है बिल्कुल। तो धनात्मक जो आप लोग का इलेक्ट्रोड हो उसे बोलते हैं एनोड बोलते हैं। और याद रखिएगा धातुओं के ऋणात्मक टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। वही बातें करना चाहते हैं, कैथोड को तो हम लोग जो ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव वालों को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्लियर है, इसके माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करता है। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा डायोड एक प्रकार का, देखिए बातें करना चाहते हैं डायोड का। मोस्टली मैं डायोड के बारे में बहुत अच्छा कल डिस्कस किया था, आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगर टॉपिक है तो मैं डिस्कस कर दूंगा। याद रखिएगा वैसे डायोड एक प्रकार का जो होता है, डायोड एक आरेखीय अवयव होते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समान प्रतिरोध, यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग फोकस करना पड़ेगा। लिखा 3 समान प्रतिरोध वाले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, देखिए 3 प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं और मोस्टली अगर आप लोग और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को और दूसरे को संयोजित करने में परिणामी क्या होगा। सबसे पहले तीनों को हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेगा तो देखिए जब भी पैरेलल के लिए आप लोग होता है तो फार्मूला सबसे पहले क्या कर एन लिखते हैं। तो एन हम लोग कर देंगे ऊपर कर देंगे, सॉरी आप लोग जब भी बोलेगा तो सबसे पहले टोटल आर लिखते हैं। क्लियर है, टोटल कितना प्रतिरोध 3, तो ये आप लोग को शॉर्टकट तरीका से आरपी निकालें। क्लियर है, अब इसके बाद बोला ना, उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को और दूसरे को संयोजित करते हैं। तो पहले और दूसरे को संयोजित करेंगे फ्रेंड्स, तो कुल परिणामी क्या होगा, पहले को दूसरे के साथ संयोजित करते हैं यानी पहला को दूसरा के साथ। तो ऑलमोस्टली इससे भी सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग के बीच में इस टाइप से अगर सॉल्व किए तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। सुनिए, सबसे पहले आगे मान लीजिए तीनों को ऐड कीजिए, 1/1 + R1 + R2 + R3 कीजिए और तीनों को R मान लेते हैं। तो R1 R। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व किए कितना आ गया, 3R आ गया। क्लियर है, अब इसी प्रकार हम लोग पैरेलल में करते हैं तो देखो 1/R1 करेंगे, 1/R2 करेंगे, 1/R3 करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिए तो मोस्टली अगर आप लोग सॉल्व किए तो 1 ये आएगा आप लोग का। क्लियर है, और हम लोग क्या करें इसी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर सॉल्व किए तो 1 क्या करेंगे 3R × 3R करेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए तो 1 क्या 9R आएगा। तो ऑप्शन है मोस्टली देख सकते हैं 1/9 गुना आएगा जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए, माइकानाइट क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा माइकानाइट एक प्रकार का विद्युत रोधी ठोस चादर होती है। यानी कि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है काफ़ी हाई होता है। क्या होता है, ये हाई होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः किसका बना होता है। हमेशा याद रखिएगा ब्रेजिंग में स्पेल्टर जो बना होता है वह तांबा और चांदी मिलकर तैयार किया था। तो तांबा और चांदी होपफुली आप लोग देख लिए होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है बिल्कुल तांबा और चांदी। मोस्टली इसका अगर आंसर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का जो होता है, देखिए प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो जो आप लोग का सबसे जो लो प्रतिरोध होता है उससे भी ये कम होता है। याद रखिएगा, तो प्रतिरोधों के निम्नतम मान से वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, चलिए इस चीज़ को आज जबकि वही श्रेणी क्रम की बातें करना चाहते हैं तो अधिकतम से भी अधिकतम होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर इसका बोले इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो अगर दो का बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं R1 × R2 करते हैं, फिर दोनों को सम करते हैं यानी R1 + R2 करते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या होते हैं। हमेशा याद रखें 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या होते हैं। ऑप्शन लिख रहा है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टेंस। नहीं सर, नहीं फ्रेंड्स, ये आप लोग का कभी ये परिणाम नहीं होता। ये आप लोग का विद्युतीय के रूप में नहीं, ये तो आप लोग का एक्टिव, ये आप लोग का पैसिव के रूप में होता है।
पावर वोल्टेज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की वजह से कैंसिल हो गया। वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग 20 जाते हैं तो ये देखिए वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस ये तीनों शो कर देगा। तो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या होता है, तो वोल्टेज करंट एंड इम्पीडेंस होता है, याद रखिएगा वोल्टेज करंट एंड इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस को हम रेजिस्टेंस के रूप में कहते हैं, ठीक है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसमें वोल्टेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड ऑप्शन याद कर लीजिए सी। अरे डॉग क्यों चिल्ला रहा है यार। अच्छा देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बातें करना चाहते हैं वोल्टेज के बारे में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो ये वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्य विभव के अंतर को वोल्टेज कहते हैं। इसको मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, क्लियर है। और करंट तो ऑलरेडी आप लोगों को पता, आवेशों के प्रवाह को करंट कहते हैं। बाकी इम्पीडेंस को भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो 20 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। तो मोस्टली फ्रेंड देखिए एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेटों का निर्माण किससे किया था, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेट का जो निर्माण करते हैं वो आयरन हाइड्रोक्साइड से किया था, आयरन हाइड्रोक्साइड से, मोस्टली FeOH का होल 2 से करते हैं। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें हम लोग जो अपघटक के रूप में यूज करते हैं वह KOH का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KOH के साथ साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं, क्लियर है। और एडिशन सेल की वोल्टता अगर बात करते हैं तो 1.36 वोल्ट होता है। ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए और यह एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया था। मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था AC परिपथ, यानी कि केवल AC परिपथ में चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा सेल्फ इंडक्शन की विशेषता के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का विद्युत बीजगणितीय योग क्या होगा। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, ये शून्य होता है। चलिए बातें करना चाहते हैं किरचॉफ के लॉ के बारे में। देखिए आप लोग को दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ किरचॉफ के बारे में, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे लेकिन मैं आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल करवाने से क्या होता है, सारे नॉलेज एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। देखिए किरचॉफ का रूल दो था। सबसे पहले एक नियम, एक फर्स्ट जो रूल था उसे बोलते हैं KCL, क्या बोलते हैं KCL। अब सेकेंड जो रूल था KCL को हम लोग बोलते हैं नोड नियम। देखिए क्वेश्चन आता है KCL को और भी क्या बोलते हैं नियम, तो नोड नियम बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं, क्लियर है। इसके अंतर्गत जो सम होता है यानी करंट का, ये आप लोग का जीरो होता है जो करंट आप लोग का पूछा। एक होता है आप लोग का KVL, इसके एक और रूल होता है फ्रेंड्स KVL के बारे में। तो KVL को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप नियम भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसे मैथ्स का नियम भी बोलते हैं, मैथ्स का नियम बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा डेल भी, यानी कि इसमें वोल्टेज का वैल्यू जीरो होता है। एक और इससे क्वेश्चन आता है कि देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछता है KCL किस पे निर्भर करता है, तो हमेशा C4 चार्ज याद कर ले, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और KVL जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग का आंसर भी बता दिया हूँ, यानी कि इसका करंट किरचॉफ के करंट के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर वोल्टेज में किसी नोड से निकलने वाली बीजगणितीय जो क्या वोल्टेज करंट बोल रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि शून्य होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा KCL जो होता है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। वही KVL की बात करना चाहते हैं ऊर्जा संरक्षण पे नियम पे डिपेंड करता है। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ेंगे देखिए प्लांट की कुल क्षमता कितना लिख रहा है, 25 मेगावाट लिख रहा। उसके साथ साथ अधिकतम मांग कितना लिख रहा है, 20 मेगावाट लिख रहा। लोड फैक्टर कितना लिख रहा, 50% लिख रहा। तो हमेशा याद रखें आप लोग कैपेसिटी फैक्टर लिखेगा तो अधिकतम मांग कितना 20 लिख रहा, क्लियर है। उसके साथ साथ प्लांट की क्षमता 25 कर देंगे और लोड फैक्टर का परसेंट निकाल देते तो 50% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 40% आएगा। क्या आएगा, 40% आएगा। तो होपफुली आप लोग राइट आंसर आए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उत्पादन प्रयोग करता है। हमेशा याद रखिएगा फैन रेगुलेटर में यूरेका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड, यूरेका का। इस चीज़ को याद रखिएगा, फैन रेगुलेटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूरेका का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर मेरे पास आता तो मैं बोल देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखें यूरेका का प्रतिरोध जो होता है, यूरेका का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। अगर क्वेश्चन आता है इसका ताप गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, यानी JTC का वैल्यू शून्य होता है। इसके साथ साथ इसमें आमतौर पर यानी यूरेका में आमतौर पर हम लोग कॉपर मिलाते हैं, कॉपर के साथ साथ निकेल मिलाते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखेगा। देखिए मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर यूरेका हो गया। तो यूरेका दो चीज़ से मिलकर बनाता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हो जाना भाई। हाँ सबसे पहले फ्रेंड देखिए यूरेका दो चीज़ से मिलकर बना होता
होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसमें कॉपर, क्या लिखते हैं? कॉपर लिखते हैं। और सेकेंड टर्म्स लिखते हैं निकेल। याद रखिए कॉपर का जो इसमें मात्रा होता है वो 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55। वही निकेल की बातें करना चाहते हैं इसमें 45% होता है। ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सोलर सेल का बना होता है ऑल मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे सोलर सेल जो बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? वह सिलिकॉन का बना होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं सिलिकॉन का। ऑल मोस्टली फ्रेंड्स सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। वही इसका बैरियर फैक्टर की बातें करना चाहते हैं तो हमेशा याद है इसका बैरियर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह 0.7 होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। वही जर्मीनियम की बातें करना चाहते हैं तो वह 0.3 वोल्ट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए सिलिकॉन को एस से लिखते हैं तो S4 7 याद कर लीजिएगा। ऐसे याद कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कौन सा चुंबक की ध्रुवता नियम रहती है? ऑलमोस्टली फ्रेंड चुंबक की ध्रुवता नियम तो हमेशा याद रखें अस्थायी चुंबक में ना चुंबक की ध्रुवता नियत रहती है। तो ऑलमोस्टली के अकॉर्डिंग किया तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब विद्युत चुंबक एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन आता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एल निको का प्रयोग करते हैं। एल निको का मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे एल निको का फुल फॉर्म। चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। चाहता एल से होता है एल्यूमिनियम, नी फोर क्या होता है फ्रेंड्स? सॉरी एल से एल्यूमिनियम हो गया, फिर के से होता है कोबाल्ट होता है, फिर तांबा लोहा होता है। क्लियर है? सॉरी एल्युमिनियम हो गया, नी से होता है निकेल होगा, को से कोबाल्ट होता है, लो से लोहा होता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी मोशन के किस भाग की डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? हमेशा याद रखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो डीसी मोटर के कार्बन ब्रूस और कम्यूटेटर को मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो कार्बन ब्रूस और कम्यूटेटर को राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? याद रखिए कम्यूटेटर डीसी मोटर में डीसी को एसी धारा में परिवर्तित करती है। वही ब्रश मोटर के विद्युत संचालन करने में परिचय को पूरा करता है। क्लियर है? और जो ब्रश जो बनाता है वह कार्बन का बनाता है। ये भी क्वेश्चन आता है ब्रश किसका बना होता है? तो हमेशा याद रखिए कार्बन का बना होता है। चलिए 28 का क्वेश्चन है। अब अपना फ्रेंड्स अगर हम लोग चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। थोड़ा देखना चाहते हैं हमारा भी कंसेप्ट कैसा आप लोग लिखता है। देखिए कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार का ब्रश उपयोग करते हैं? हमेशा याद रखिएगा कम वोल्टेज और उच्च करंट मशीनों के लिए हमें तांबे के ब्रश का प्रयोग करते हैं, तांबे का। तो मोस्टली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन आता है कार्बन का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो कार्बन का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उच्च होता है तो इसका स्पार्किंग कम होता है। देखिए डीसी मोटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए डीसी मोटर जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात फैराडे के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा फैराडे का जो प्रथम नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ई का जो वैल्यू होता है आप लोग मोस्टली पढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी एल भी साइन थीटा होता है। क्लियर है? ये आप लोग पढ़ेंगे। और फैराडे के द्वितीय नियम से निकालेगा तो -n करते हैं dy/dt करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बीच वेक्टर रिलेशनशिप दर्शाता है। हमेशा याद रखिएगा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल इंड्यूस विद्युत वाहक बल और गति और फ्लक्स के बीच के वेक्टर रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो ऑप्शन के बीच जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बातें करना था फ्लेमिंग के नियम। कोई भी फ्लेमिंग्स का बोलता है चाहे बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से बोलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए आप लोगों को सबसे पहले याद करना अपना फादर को याद करना, अपनी मदर को याद करना और आपका फ्यूचर कौन होगा? आपका बच्चा होगा यानी चिल्ड्रन होगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए एफ यानी होता है सबसे पहले फ्रेंड 4 फिंगर। तो देखिए आप लोग का अंगूठा जो होता है यानी अंगूठा ये हो गया, ये आप लोग का हो गया लिटिल फिंगर हो गया, ये आप लोग का मिडिल फिंगर हो गया। तो फोर्स यानी कि देखिए सबसे पहले वाला अंगूठा जो शो करेगा वो फोर्स को शो करेगा। क्लियर है? उसके बाद यानी कि जो लिटिल फिंगर होता है वो आप लोग को जो शो करेगा वो हमेशा M4 होता है मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। क्लियर है? और C4 करंट यानी कि आप लोग का जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पोल लैप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर है, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो जनित्र की जनित वोल्टता क्या होगी? आप लोग फ्रेंड्स कुछ मत कीजिए। इसमें आगे देखिए पी का वैल्यू ऑलमोस्टली देख सकते हैं 6 दे रहा, जेड का वैल्यू कितना लिख रहा ऑलमोस्टली देख 300 लिख रहा और ई का वैल्यू लिख रहा था 5 वोल्ट लिख रहा। चलिए 5 वोल्ट हमें क्या निकालना है? ईजी का वैल्यू। तो ईजी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो इसका वैल्यू आएगा 250 वोल्ट आएगा, 250 वोल्ट आएगा। तो राइट आंसर जाएंगे तो 250 वोल्ट जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इस फार्मूला को याद रखिएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ ईजी का वैल्यू निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को यानी कि देखिए फार्मूला ही लिख देते हैं, आप लोग कभी नहीं भूलेगा। इसके लिए सबसे पहले ई कीजिएगा इनटू ई के साथ साथ जेड कर दीजिएगा
सबसे पहले ई के साथ जेड कर दीजिएगा, बाय पी कर दीजिएगा, ये फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर की रेटिंग किस में की जाती है? होपफुली फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, मोटर की रेटिंग जो होता है वो एचपी में करते हैं। किस में करते हैं? एचपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं के डब्ल्यू का, तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे किलो वाट। तो किलो वाट का हम लोग जो प्रयोग करते हैं डीसी जनरेटर का, देखिए डीसी जनरेटर का रेटिंग होता है किलो वाट में। वही केवीए का जो होता है हम लोग का सबसे पहले ट्रांसफार्मर का करते हैं, अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। साथ में एक चीज़ और था, एक अल्टरनेटर का और केवीए का करते हैं, और रिएक्टेंस वाला का करते हैं। क्लियर है? केवीए, हाँ रिएक्टेंस का करते हैं। बाकी वोल्ट का आप लोग जानते हैं, यूनिट का तो वोल्टता का मात्रा होता है, यूनिट होता है। क्लियर है? तो डीसी का तो हम लोग इसमें करते हैं। साथ साथ याद रखिएगा किलोवाट जो होता है एक्टिव पावर का भी होता है, यानी एक्टिव पावर का भी होता है किलोवाट होता है। चलिए, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग कर लिए होंगे। तो एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके किससे कहते हैं? लोड से किया जाता है। किससे किया जाता है? लोड से। ऑलमोस्टली राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिए अल्टरनेटर की गति सिंक्रोनस गति के समान होती है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मीटर के समान सिद्धांत पे कार्य करता है? अभी जस्ट मैं बताया था इंडक्शन मोटर, अभी जस्ट मैं बताया था। देखिए इंडक्शन जो होता है आप लोग का, इसका जो यूनिट होता है केवीए में करते हैं। क्लियर है? तो केवीए और किसका होता है? ट्रांसफार्मर का होता है। तो मोस्टली आप लोग कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। तो इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान कार्य करता है, अर्थात फिर ये दोनों जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? यदि ट्रांसफार्मर यदि द्वितीय वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो प्रेरण मोटर की स्थिति प्रदान करेगा। चलिए इसके साथ साथ याद देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है और रोटर की गति हमेशा ns से कम होती है। इसे असिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर खंडों में देखिए कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन जो होता है आप लोग का कैसा होता है? ये हमेशा माइका का होता है। किसका होता है? ये माइका का होता है। क्यों होता है? क्योंकि माइका एक अच्छा कुचालक होता है। क्लियर है? साथ साथ याद रखिएगा माइका का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो 50, देखिए 50 से लेकर 200 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस किस्म की होती है? तो फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिएगा ये परमानेंट कैपेसिटर टाइप होते हैं, परमानेंट कैपेसिटर टाइप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हमारे बीच में 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ऑलमोस्टली देख सकते हैं लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या होती है। मैं हमेशा बताना चाहता हूँ आगे आप लोग लिखिए LAP। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग LAP लिखे हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए ए बराबर क्या लिख रहा है? P। तो हमेशा याद रखिए इसमें ब्रशों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होता है। तो लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर। देखिए ए बराबर क्या लिखते हैं? P। तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मोस्टली इसका लिखिए ध्रुवों की संख्या के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए इसका वोल्टेज जो होता है, देखिए इसका क्वेश्चन आता है लैप वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा लैप वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वह कम होता है। देखिए वोल्टेज कम होता है, वही बातें करना चाहते हैं करंट का, तो याद रखिए हमेशा करंट इसका अधिक होता है। क्लियर है? इसका करंट क्या होता है? अधिक होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं इसका फॉर्मूला का था, तो इसके लिए ई ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो सबसे पहले 5 लिखिएगा, एन कीजिएगा जेड बाई 60 करेंगे। अब बातें करना चाहते हैं, देखिए होपफुली आप लोग EMF का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो हम लोग लिखते हैं 5n बाई हम लोग लिखते हैं 60 करते हैं। यहाँ पे क्या करते थे? a बाई पी कहते हैं, हाँ a बाई पी करते थे। तो देखिए इसमें p और a आपस में बराबर होता है, तो दोनों एक कर देंगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाए, इसलिए 5n बाई 60 करते हैं फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए अब वही बातें करना चाहते हैं वेव बाइंडिंग का। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए वेव अगर हम लोग लिखते हैं वेव VAV, तो अगर आप लोग देखिएगा ए का प्लेस कितना स्थान पे? 2 पे। तो याद रखें वेव बाइंडिंग में अगर क्वेश्चन पूछता है समांतर पथों की संख्या कितनी है, तो देख सकते हैं आप लोग बीच में ला दियो कितना आता है? 2 आता है। इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और वही फ्रेंड्स अगर इसका EA का वैल्यू बोलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 5 करेंगे, n करेंगे, z करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग का PA था, अब देखिए यहाँ पे तो 60 था, लेकिन एक के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? दो के यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, 5 करेंगे NZP, 60 को 2 से गुना किया कितना है? 120। तो आप लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? हमेशा याद रखिएगा विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में थॉमसन प्रभाव को जानते हैं। किसको जानते हैं? थॉमसन प्रभाव को जानते हैं। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसमें विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में किसे जानते हैं? थॉमसन प्रभाव को जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं, देखिए इसमें एक होता है पेल्टियर प्रभाव। तो हमेशा याद रखिए पेल्टियर जो प्रभाव होता है ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है। तो पेल्टियर प्रभाव जो होता है का प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। आप लोग जो रेफ्रिजरेटर प्रयोग
प्रयोग करते हैं उसमें पेल्टियर प्रभाव के कार्य होता है। इसमें क्या होता है, दो सामग्रियों के बीच रासायनिक क्षमता में अंतर का परिणाम आता है। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं सीबेक का। और मोस्टली फ्रेंड जब दो असमान सामग्री के बीच अंतर पैदा होता है तो उसे बोलते हैं सीबेक प्रभाव। और सीबेक प्रभाव का जो हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल में किया था। कहाँ पे करते हैं, थर्मोकपल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, एक विद्युत स्त्री के तापमान को इसका उपयोग किसके नियंत्रित के लिए किया था। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे एक विद्युत स्त्री के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया था। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बाय मेटलिक स्ट्रिप का, यानी कि द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखिए, मोटर जो है ना, मोटर शक्ति गुणक मोटर की लोडिंग पर कार्य करता है। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आता है। देखिए, एक होता है लैगिंग, एक होता है यूनिटी, एक होता है लीडिंग। सबसे पहले याद रखिएगा, यदि लोड इंडक्टिव होगा, देखिए सबसे पहले अगर लोड आप लोग का इंडक्टिव होगा, यानी कि इंडक्टिव को एल से सूचित करते हैं, तो लोड देखिए आप लोग को पावर फैक्टर के बारे में बता देते हैं। यहाँ से आप लोग को 4 की चीज़ क्लियर करवा देते हैं। पावर फैक्टर के बारे में 3 कंडीशन होता है। आप लोग देखिए मेरे साथ साथ पढ़िए, सब सारी चीज़ को मैं एक ही जगह पे क्लियर करवा दूँ। देखिए, यदि पावर फैक्टर, देखिए सबसे पहले अगर लोड इंडक्टिव होगा तो हमेशा याद करिए लैगिंग करेगा। क्या करेगा, ये लैग करेगा, यानी कम हो जाएगा। वही अगर यदि रेजिस्टिव लोड हो, यानी कि देखिए यदि रेजिस्टिव होगा तो फ्रेंड्स याद रखना ये यूनिटी होगा। क्या होगा, ये यूनिटी होगा। वही अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो ये क्या करेगा, लीड करेगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं पहली बार बोला स्क्रीनशॉट करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछता है। अगर पावर फैक्टर बोले लैग कब करता है, तो मोस्टली देखिए लैग कब करता है, जब एल हो। एल बोले तो फ्रेंड्स ये लैग कब करेगा, जब एल होता है। एल यानी कि इंडक्टिव होता है। यूनिट कब होगा, तो जब रेजिस्टिव होता है। और लीड कब करता है, तो कैपेसिटिव होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए C4 होता है कॉम्पैक्ट, F होता है फ्लोरोसेंट, और L होता है लैंप, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिख रहा है ये। यदि चलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूब लाइट क्या होगा। हमेशा याद रखना है, यदि चलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूब लाइट चलती रहेगी। क्या होगा, ये जलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स याद रखिए, ट्यूब लाइट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए मरकरी का भी यूज करते हैं। एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से व्यक्त करते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग एयर कंडीशनर भी देखते होंगे ना, तो उसका जो क्षमता होता है हमेशा टन में करते हैं। क्या करते हैं, तो टन में यूज करते हैं। तो टन TON टन में करते हैं। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड किलोवाट घंटा का। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा से हम लोग व्यक्त करते हैं। क्लियर है, और मोटर की क्षमता, अगर मोटर की क्षमता बोलता है तो HP से करते हैं। और वाट तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, वाट किसका, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन आता है 1 टन बराबर कितना होता है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, 1 टन का जो वैल्यू होता है 3.5 किलोवाट का वैल्यू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 ओम प्रतिरोध के माध्यम से ऊष्मा का जूल निर्धारित करें जब प्रतिरोध के द्वारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 8 सेकेंड में बह रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H का ऑलमोस्टली फार्मूला पढ़ेंगे। तो H बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, I² RT लिखते हैं। क्लियर है, अब देखिए I का वैल्यू अगर देखिएगा तो करंट लिख रहा था 0.5, तो 0.5 को डबल टाइम्स स्क्वायर कर देंगे। R अगर आप लोग देखिएगा तो 15 ओम दे रहा, टाइम लिख रहा था 8 सेकेंड। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 30 जूल आएगा। कितना आएगा, 30 जूल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 30 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये 45 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कैसा हमारा लगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाले प्रवर्तक संधारित्र यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, एक फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाले प्रवर्तक संधारित्र जो होता है वह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए बूस्टर मुख्य तौर पे होते हैं। हमेशा याद रखें फ्रेंड, बूस्टर जो होते हैं ना, हमेशा एक प्रकार का बूस्टर कौन होगा, ऑलमोस्टली फिर देखिए बूस्टर मुख्य तौर पे ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं, ये ट्रांसफार्मर होते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, देखिए वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने में भी करते हैं, वोल्टेज को घटाने में भी करते हैं। क्लियर है, तो आप लोग कर सकते हैं। अर्थात देखिए यह एक प्रकार का छोटे ट्रांसफार्मर होता है। बूस्टर जो होता है एक प्रकार का छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं और बूस्टर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है बूस्टर के रूप में लोग किसका
किसका प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और ऑटो ट्रांसफार्मर एक सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर क्वेश्चन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। क्लियर है। और इसमें वाइंडिंग की संख्या अगर पूछता है कितना, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड सेल्फ इंडक्शन में और ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या कितना होता है, एक होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग एक जगह पे अगर करके पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोग बीच में नेक्स्ट फैक्टर हमारे बीच में क्या रहा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चल इसमें और भी कुछ वैसा था क्या, सेल्फ इंडक्शन यानी क्या चंपा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा सेल्फ इंडक्शन पे वाइंडिंग की संख्या एक होती है। और उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में। कहाँ करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। वही बातें करना चाहते हैं इंडक्टर का। मोस्टली मैं इंडक्टर के बारे में पूरे के पूरे बता देता हूँ। देखिए इंडक्टर, सबसे पहले देखिए इंडक्टर को हम लोग कैसे सूचित करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो इंडक्टर को आप लोग इस टाइप से सूचित करेंगे। क्लियर है। इसे बोलते हैं एल से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं, एल से सूचित करते हैं। इसका यूनिट अभी जस्ट मैं शुरू में बताया था क्या होता है, हेनरी। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं बोला हूँ। क्लियर है, इंपॉर्टेंस है ये। और साथ साथ में अगर ओवरलैप करता है तो हम लोग एम का जो फार्मूला करते हैं इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर रूट कि L1 × L2 करते हैं। ये फार्मूला यूज करिए। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिए ये धारा का विरोध करता है। ये जो आप लोग का जो इंडक्टेंस होता है वो धारा का विरोध करता है, या धारा के सर्टेन यानी अचानक चेंज का भी विरोध करता है। क्लियर है। और इंडक्शन जो इंडक्टर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र संचित करता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बाकी कैपेसिटर के बारे में बहुत सारे अभी बता दिया था, ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया, सिंक्रोनस गति के बारे में भी बता दिया हूँ। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे शक्ति में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसके परिवर्तित के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो याद रखिएगा एक ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी के परिवर्तित के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता, इस चीज़ को याद रखें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ऑलरेडी फर्स्ट पढ़े होंगे। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक यंत्र होता है जिसमें कोई घूर्णी भाग नहीं होता है। और इसमें घर्षण हानि का वैल्यू क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, इसमें घर्षण हानि जो होता है वह शून्य होती है। क्या होता है, ये शून्य होती है। और इसकी क्षमता भी पूछता था, हमेशा याद रखें 97 से 99% तक इसकी क्षमता होती है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्रेंड जो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी कि देखिए करंट और वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये बढ़ता घटता है। क्लियर है। और इसमें कांस्टेंट क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, याद रखेगा। पावर भी कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी मोटर का सॉफ्ट टॉर्क होती है। सबसे पहले टॉर्क याद रखिएगा, एक ऐसा बल होता है जो किसी चीज़ को घुमाता है। तो एक डीसी मोटर का सॉफ्ट टॉर्क क्या होती है, तो ये आर्मेचर टॉर्क से कम होती है। आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा किसी डीसी मोटर में एक्साइटिंग कॉइल्स किस तरह वाइंडिंग किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे किसी डीसी मोटर में एक्साइटिंग जो कॉइल्स होता है वो हमेशा जो होता है वह ध्रुवों के आसपास होती है, ध्रुवों के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर जगह तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए कॉर्क स्क्रू नियम क्या प्रदर्शित करता है। सबसे पहले याद रखिएगा कॉर्क स्क्रू नियम जो होता है चुंबकीय बल रेखा की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को शो करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए इसे बोलते हैं मैक्सवेल का नियम भी बोलते हैं, यानी मैक्सवेल का चुंबकीय प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। दिए गए आप लोग का बल्ब ए है और प्रतिरोध ओम में दिया है, तो आप लोग को सॉल्व करना है इसका वैल्यू। सबसे पहले देखिए लैंप ए की बात करना चाहते हैं। लैंप ए में वोल्ट कितना लिख रहा है, 100 वाट लिख रहा है। लैंप बी में 10 वाट लिख रहा है। क्लियर है। और कुल विभव कितना लिख रहा है, 20 वाट। सबसे पहले टोटल वोल्टेज देखेंगे, तो टोटल देखिएगा तो 100 ये टोटल वोल्टेज देखेंगे। और मोस्टली फ्रेंड देखिए वाट देखेंगे, तो यहाँ पे 100, यहाँ भी मिस्टेक कर, यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो टोटल करेंगे तो कितना 110 वाट, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ तो 110 वाट करेंगे। और मोस्टली फ्रेंड करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी बाय भी कर सकते हैं। और मोस्टली पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पी का वैल्यू लिख रहा है 110 लिख रहा है, भी का वैल्यू कितना लिख रहा है 20 लिख रहा है। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ रहा है 5.5 एम्पियर। कितना आ रहा है 5.5 एम्पियर, यानी कि करंट का वैल्यू निकाले होंगे तो 5.5 एम्पियर आ रहा है। क्लियर है। और हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी आर ए का वैल्यू निकालेंगे। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग निकालेंगे तो पी बाई क्या करेंगे, आई का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग पी कर देंगे। अब आई का वैल्यू लिख रहे हैं 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा तो 3.3 ओम आएगा। 3.3 ओम आएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर के प्रयोग होते हैं। सबसे पहले याद रखिए, वॉशिंग मशीन और मिक्सर में जो लोग प्रयुक्त मोटर जो करते हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो AC और DC दोनों को सप्लाई करता है, ये भी याद रखिएगा, यह AC और DC दोनों को सप्लाई करता है। और इसका प्रारंभिक जो टॉर्क होता है काफ़ी उच्च होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन दिया होगा, हाँ बिल्कुल देखते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन है कि ना, बिल्कुल। तो इसमें यूनिवर्सल मोटर यानी कि देखा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 54 नंबर, उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाती है। हमेशा याद रखिए, उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। देखिए रबड़, कागज, शीशा या पेनिसिलिन, तो हम लोग उच्च के लिए प्रयोग करते हैं कागज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कागज का, क्लियर है। तो याद रखिए कागज का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा, चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स तो नहीं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उदाहरण है। सबसे इजी क्वेश्चन, गैर यानी देखिए, एक होता है परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका परंपरा से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग घर में क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए गैस का यूज करते हैं, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल इसका यूज करते हैं, तो आप लोग का परंपरागत हो गया। लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पवन, तो हम लोग पवन का यूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में कौन सा वायरिंग उपलब्ध होता है। हमेशा देखे होंगे वर्कशॉप में जो प्रकाश जो व्यवस्था होता है उसमें हम लोग कौन सा वायरिंग का प्रयोग करते हैं, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे इसे बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 फेज 100 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर में 4% का स्लिप है तो मोटर में प्रेरित EMF की आवृत्ति क्या होगी। देखिए आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना, मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 100 हर्ट्ज आ रहा है, तो 100 हर्ट्ज लिख देंगे। और स्लिप का वैल्यू देखेंगे तो 4% दिख रहा है, तो हम लोग 4% लिख देंगे, क्लियर है। हम लोग को सबसे पहले FR निकालें, यानी इसके लिए फार्मूला होता है, आप लोग कल का टेस्ट में स्लिप किए होंगे, S/F होता है। तो S का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो 4% लिख रहा है, तो हम लोग 4 को परसेंट कर दिए, और F का वैल्यू देखिएगा तो 100 है। आप लोग कैंसिलेशन कीजिएगा तो सिंपल में इसका 4 हर्ट्ज आएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा 4 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। इस चीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए FR का अगर बोलेगा ना EMF के लिए तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं S/F करते हैं, आप फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज बराबर 4 + 3 cos 3t के माध्य मूल्य RMS का वैल्यू निकालना। मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा ये हमें। वोल्टेज आप लोग का दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए 4 + 3 लिख रहा है, 4 + 3 cos 3t लिख रहा, हमें RMS वैल्यू निकालना। हमेशा याद रखें VRMS अगर आप लोग निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को दोनों जो है यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए जो एंगल में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पीक सॉरी RMS निकालना ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √2 का स्क्वायर केवल 2 होता है। सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 41/2 यानी √ में। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर आज जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथन गलत के बारे में बोल रहा, ऑलमोस्टली अगर देखिएगा आमीटर को सीरीज से जोड़ते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे आमीटर को हमेशा सीरीज से जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर भार से जुड़ा होता है तो हमेशा वोल्ट मीटर को हम लोग भार से जोड़ते हैं, ये भी आप लोग का सही है। चालक का प्रतिरोध इसके तापमान के बढ़ने के साथ घटता नहीं, आप लोग पढ़ेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी कि देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे तो लेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे गलत लिख रहा तो ये गलत हो गया, नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता, यहाँ पे लिखते घटता, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ऑप्शन ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, चलिए हम लोग याद रखिएगा चालक एक धनात्मक ताप गुणांक वाला तत्व भी होता है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा। यानी चालक में तापमान अगर बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, घटाने पर वो भी घटता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होता है या फिर सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग जो आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन, उस चीज़ को मैं पूरे के पूरे बता दूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखिए सेमीकंडक्टर हम लोग इसको SC बोलते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर में याद रखिएगा करंट जो यानी धारा का जो प्रवाह होता है, इसमें आता है धारा का प्रवाह, तो हमेशा याद रखें धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मोबाइल साइन बोलते हैं, क्या होता है बोलते हैं मोबाइल साइन बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पे याद रखिएगा इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं सेमीकंडक्टर। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या आपस में इक्वल होता है, उसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो बोला एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। क्या क्वेश्चन था ये, यही था क्या? हमको लग रहा है गलत। हाँ, तो एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक सेमीकंडक्टर, देखिए इसकी प्रतिरोधकता के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो होता है आप लोग का कंडक्टेंस का होता है, यानी इंसुलेटर का होता है। तो हम लोग इंसुलेटर का सबसे अधिक होता है, फिर आप लोग का होता है सेमीकंडक्टर का होता है, फिर होता है कंडक्टर का। तो यानी कि इसमें आप लोग का पूरा प्रतिरोधकता होती है। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए ये जो होता है आप लोग का, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो लिख रहा है कंडक्टर के बराबर इंसुलेटर से अधिक, या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वही फ्रेंड्स याद रखिए सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो हम इससे याद रखिए 4 होता है। देखिए आप लोग को मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ूंगा, तो यहाँ पे 4 लिखिए, 1 2 3। अब यहाँ डॉट 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 करके यहाँ पे लास्ट में 8 कीजिए। देखिए सबसे पहले याद रखिए जिसका 1 2 3 होता है उसे बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। जिसका 4 होता है उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और जिसका 8 होता है उसे बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। ये सारे चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 को मैं बता दिया हूँ। और इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका ताप गुणांक जो होता है उस, यानी कि देखिए इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑलमोस्टली घटता है। क्लियर है? और इसका कंडक्टिविटी जो होता है वह क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं एनटीसी। क्या बोलते हैं? एनटीसी, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। देखिए एक इंडक्शन मोटर में फ्रेम निम्नलिखित में से किस मोटर की बनी होती है। हमेशा याद रखिएगा एक इंडक्शन मोटर में जो फ्रेम बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो कास्ट आयरन का बनी होती है। किसका बनी होती है? कास्ट आयरन का। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए याद रखिए यह मोटर की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, और फ्रेम को यॉक बॉडी भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक के डोपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पेंटावायलेंट तत्व। देखिए डोपिंग के लिए बोला पेंटावायलेंट। सबसे पहले इस चीज़ के लिए भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए इंसुलेटर के बारे में बताया होता ना, तो हमेशा अर्धचालक को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। देखिए फ्रेंड्स डोपिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी को मिलाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो देखिए इसके आधार पर एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप वाले के लिए आप लोग को मैं याद करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले पी टाइप के लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक याद करवाता, कभी नहीं भूलेगा। इसके लिए बोले ताप, TAP याद कीजिए, ताप याद कीजिए। और एन टाइप के लिए याद कर लिए पानी याद कर लिए, PAN याद कर लिए। यहाँ से आप लोग कभी नहीं भूलेगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर था उसमें टी से होता है ट्राइवैलेंसी, यानी कि जिसमें त्रिसंयोजी होता है, त्रिसंयोजी होता है, यानी कि देखिए जिसमें त्रिसंयोजी होता है उसे बोलेंगे पी टाइप का। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें कौन कौन आएगा? तो देखिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए आप लोग बोलिए बैगन, क्या बोलिएगा? बैगन। फिर बोलिए आलू, बैगन आलू। फिर बोलिए गाजर, बैगन आलू गाजर। फिर बोले इन थैला। ये सारे को हम लोग बोलेंगे ये ट्राई संयोजी होता है, यानी कि पी टाइप में आता है। क्लियर है? ये होता है आप लोग ट्राई संयोजी होता है। इसमें ये सारे जो होता है वो एक्सेप्टर आयन होता है, यानी कि ये सब एक्सेप्टर आयन होता है। क्लियर है? ये चीज़ को याद रखिएगा। और वही एन टाइप में जो होता है वह पेंटावैलेंट होता है। देखिए P4 होता है पेंटावैलेंट, N4 होता है एन टाइप्स का, तो इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट। तो इसके लिए हम लोग को ट्रिक याद करवाते हैं, आप लोग कभी नहीं भूलेगा। इसके लिए बोलिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, यानी SB। फिर बीमार यानी बिस्मत, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। ये सारे जो होते हैं आप लोग का एन टाइप में आते हैं, यानी कि पेंटावैलेंटी होते हैं। ये सारे डोनर होते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होल्स की संख्या अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लो होता है। और एन टाइप में संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या गेन होता करता है, होल्स की संख्या कम होती है। और आप लोग क्वेश्चन कीजिए डोपिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंटावैलेंट में। देखिए पेंटावैलेंट बोला तो मैं आप लोग को लास्ट में ट्रिक क्या बताता, PAN याद करना, PAN। तो देखिए P4 होता है पेंटावैलेंट होता है, N4 एन टाइप्स का। तो एन टाइप में क्या बताया था? देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, यानी कि देखिए सब बीमार। अब देखिए इसमें से कोई तत्व है, पहला देखिए इंडियम,
तो इंडियम ऑलरेडी देख रहे हैं, इसमें हम लोग यूज नहीं किया तो कैंसिल कर देंगे। एंटी मनी, तो एंटी मनी को ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ाया था मैं। एंटी मनी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी मनी को बोलते हैं एसबी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मैं आप लोग को पूरे के पूरे बता दिया हूँ, याद रखिएगा। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो बाहरी भाग, एन टाइप का जो बाहरी भाग होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिए बातें करना चाहते हैं डोपिंग के बारे में। सबसे पहले यहाँ डोपिंग लिखना, देखिए डोपिंग होता क्या है, क्वेश्चन आता है। तो यह अशुद्धियों के रूप में चालकता को बढ़ाने में प्रयोग में लाया जाता है, इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग द्वारा चालकता को बढ़ाई जाती है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली फ्रेंड्स पूछता है ट्रांजिस्टर के मामले में। सबसे पहले बोला ट्रांजिस्टर के मामले में कौन सा संबंध सही है, तो देखिए इसके बारे में बोला कौन सा संबंध सही है। तो चलिए इस चीज़ को भी बारे में आप लोगों को पूरे का पूरे बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, इसके लिए फार्मूला जो मैं बताना चाहता हूँ, आई ई बराबर होता है बी प्लस सी है। देखिए इसका फार्मूला होता है आई इमीटर, देखिए करंट इमीटर बराबर होता है करंट कलेक्टर प्लस करंट बेस होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है होता है फार्मूला। तो अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, ये होता है फार्मूला। क्लियर है, और फ्रेंड देखिए सबसे पहले ये जो आता है आप लोग को BJT के रूप में आता है, BJT। हम लोग बातें करना चाहते हैं BJT का। बी फोर होता है फ्रेंड बाईपोलर, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। बाईपोलर, जे फोर होता है जंक्शन, टी फोर होता है ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर है, इसमें हमेशा याद रखिए, देखिए आप लोग का इसका बोलता है कि स्टेप से इसका, देखो स्टेप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। अब मैं आप लोग जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा देखिए स्टेप से आप लोग को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाए भाई, है ना। देखिए स्टेप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा, ये देखिए आप लोग यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ वह इमीटर बोलता हूँ, इसे क्या मैं लिखूँगा, इमीटर बोलूँगा। उसके बाद बीच में जो होता है बेस होता है, आसिफ होता है, कलेक्टर होता है। और मोस्टली इसमें देखिएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका रहा, सी का रहा। तो हम लोग क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है सी का, उसके बाद इमीटर का होता है, फिर होता है बेस का। ये आप लोग याद रखें, ये भी पूछता है। क्लियर है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया। इसका आई का वैल्यू क्या होता है, यानी कि इमीटर करंट के जो बराबर होता है वह इमीटर बेस प्लस इमीटर कलेक्टर होता है। क्लियर है, इसमें पूछता है कुल कितना लेयर है, तो ऑलमोस्ट देखिए 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, इसमें कुल 3 लेयर होता है, यानी लेयर 3 होता है, जंक्शन 2 होता है, टर्मिनल भी 3 होता है। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूला, तो ऑलरेडी लिखिएगा आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 63। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, और बातें करना चाहते हैं ट्रांजिस्टर का। मोस्टली फ्रेंड ट्रांजिस्टर एक छोटा साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तथा विद्युत स्विच या सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। अब बीजीटी का फुल फॉर्म मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर, इसमें जंक्शन की बातें करना चाहते हैं 2 होता है, और वही बातें करना चाहते हैं टर्मिनल कितना होता है 3 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। PMMC का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं PMMC के बारे में। सबसे पहले P होता है पर, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। क्लियर है, चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं फ्रेंड, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। देखिए PMMC के बारे में मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है, देखिए PMC को बोलते हैं। PMMC एक ऐसा यंत्र होता है जो केवल औसत मान को मापता है, यानी कि ये एवरेज वैल्यू को मापता है, यानी केवल ये एवरेज वैल्यू को मापता है। क्लियर है, और प्रत्यवर्ती औसत मान 0 होता है, इसलिए यह केवल DC को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन आएगा यह केवल किसको रिकॉर्ड करता है, तो यह केवल DC को रिकॉर्ड करता है, AC को रिकॉर्ड ये नहीं करता। क्लियर है, पहला कंडीशन आप लोग को मैं समझा दिया हूँ। इसके साथ साथ याद रखिएगा, हो जाना भाई, हाँ इसका साथ साथ याद रखिए यह केवल DC पे रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका स्केल रेखीय यूनिफॉर्म होता है। क्वेश्चन आता है PMMC का स्केल क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो स्केल होता है वह रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय के साथ साथ यूनिफॉर्म होते हैं। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होते हैं, इसका ये होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होता है, उसके साथ साथ TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग फास्फोरस का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है, और इसमें देखिए TD यानी कि डिफेक्टिंग टॉर्क निकालते हैं। TD डिफेक्टिंग टॉर्क निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है BINA, याद कर लेना, BINA याद कर लीजिए, बीना बोलते हैं। और वही नियंत्रक टॉर्क निकालते हैं, TC अगर निकालते हैं तो फ्रेंड्स KC इंटू Q लिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्लियर है, चलिए, और यह एकमात्र ऐसा रेखीय पैमाना है जिसमें केवल DC कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसमें चुंबकीय अस्थायी चुंबक के रूप में एल्किनो का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है,
क्लियर है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस था इसलिए मैं इतना ऑपरेशन कर दिया इसके बारे में। चलिए, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बातें करना चाहेंगे यहाँ पे डायोड के बारे में बता देंगे। अब देखिए ऑप्शन, डायोड के बारे में बोला ना, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, डायोड के कार्य करने की क्षमता तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है, तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं डायोड के बारे में, और मोस्टली फ्रेंड देखिए, डायोड जो होता है वह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बना होता है। देखिए, कोई भी डायोड जो होता है वह पी और एन प्रकार के चालकों से, अर्ध सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। क्लियर है। चलिए, अब एक होता है एनटीसी, एक होता है एनटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला को अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब बताते हैं डायोड के बारे में। हमेशा याद रखिए, डायोड एक प्रकार यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि एक दिशीय होते हैं। देखिए, डायोड का फिगर आप लोग बनाए होंगे। देखिए, आप लोग को इस टाइप से तीर का निशान आगे देना है, इस टाइप से तीर का निशान देना है, फिर आप लोग एक बैरियर के रूप में देना है। क्लियर है। और ये कलेक्टर के रूप में आता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए, ये आप लोग का होता है एनोड होता है। क्या होता है? ये एनोड होता है, और C4 कैथोड होता है। इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मैं तीर का जो निशान लिया हूँ ना, इसे बोलते हैं, तीर का निशान को बोलते हैं धारा का निशान होता है। यानी ये क्या होता है फ्रेंड, धारा की दिशा को शो करता है। क्वेश्चन आता है कि इसमें तीर का निशान किसको शो करता है? धारा की दिशा को। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आप लोग जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं? बैरियर बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और मोस्टली फ्रेंड्स इसमें टर्मिनल की बातें करना चाहते हैं। देखिए, एक टर्मिनल एनोड है, एक टर्मिनल कैथोड है, यानी इसमें कुल टर्मिनल की संख्या 2 होती है, एक एनोड और एक कैथोड, और जंक्शन 1 होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। ऑलमोस्टली, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो द्विमार्गी जो होता है ना, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच द्वारा एक तार को दो स्थितियों में कंट्रोल संभव करता है। तो कंट्रोल संभव करता है, तो ऑलमोस्टली अगर देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तुल्यकालीन गति का अभिप्राय क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस स्पीड मीन्स। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड उसे कहते हैं जो कि फ्रेंड्स एक सामान्य घूर्णी क्षेत्र को लिए करता है। यानी कि देखिए, जिसका स्पीड ns बराबर होता है 120, देखिए जिसका स्पीड 120 f/p होता है, उससे बोलते हैं सिंक्रोनस रफ्तार बोलते हैं। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यानी कि याद रखिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से जो स्पीड करता है उसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। क्लियर है। और यह गति आवृत्ति के समानुपाती एवं ध्रुव, देखिए अगर आप लोग लिखते हैं, देखिए ns का फॉर्मूला ऑलमोस्टली याद हो गया होगा आप लोग को, 120, फिर यहाँ f लिखते हैं p। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये अगर क्वेश्चन पूछता है ये किसके समानुपाती होता है, ऑलमोस्टली देखिए ns इज क्या लिखिएगा, ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, और ns इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल होता है, यानी कि p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो 67 हो चुका, 68। निम्नलिखित में से किस कंड्यूट का उपयोग आमतौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक वायरिंग में करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लिख रहा है, क्योंकि इसमें देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा भारी गेज कंड्यूट, सिम तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोग सिम का यूज करते हैं। सिम वेल्डेड कंड्यूट का प्रयोग हम लोग आमतौर पर व्यावसायिक और औद्योगिक वायरिंग में करते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन मोटर का संचालन किस पे आधारित होता है। हमेशा याद रखिए फ्रेंड, मूविंग आयरन मीटर जो होता है वह किस पे आधारित होता है, ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें, इसका संचालन AC व DC दोनों पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका संचालन AC और DC दोनों पे होता है, और इसका स्केल जो होता है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की जाती है, तो यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिए, छाटिए, पोल का वैल्यू 8 दिया है, V का वैल्यू 400 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिख रहा है। क्लियर है। और स्लिप 4% दिख रहा है। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NR निकालेंगे। देखिए NS निकालेगा आगे, NS का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 120 करेंगे। फ्रीक्वेंसी दे रहा 50 हर्ट्ज दिख रहा, पोल की संख्या 8 था। अगर आप लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए 8 4 दूनी 8 हो गया, 30 बार में करेंगे 30, यानी कि 2 का पारा में 30, 15 में 15 5 75। तो NS का वैल्यू लिखेंगे तो 750 RPM आएगा। होपफुली आप लोग का भी आ गया होगा। क्लियर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रोटर के रूप में निकालना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स जब भी NR निकालते हैं तो देखिए NR निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले NS करते हैं इंटू 1 - S करते हैं। ये फार्मूला याद करिएगा। तो NS का वैल्यू मैं कितना लाया था, 750 लाए थे। फिर देखिए 1 - S, S4 होता है स्लीप होता है। मोस्टली देखेंगे स्लीप का वैल्यू आप लोग का लिखा था 4%, तो 4% को 4/100 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व किया तो ये आप लोग का आएगा 720 RPM आएगा, 720 RPM आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से ए को क्लिक कर दीजिए, यानी कि राइट आंसर 720 RPM होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लियर है।
चलिए, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को स्टैंडर्ड कलेक्टर कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कलेक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन लिख रहा, रोटर का स्लॉट समांतर होता, पहला ही तो गलत हो गया। हमेशा याद रखिएगा, इसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो होता है वो आप लोग का समांतर नहीं होता, तो पहला आप लोग का गलत हो गया। तो पहला ही आप लोग गलत हो गया, तो पहला आप लोग का गलत हो गया। फिर रोटर के अंत में अस्थायी रूप से छोटा कर दिया था, बिल्कुल। रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का प्रयोग नहीं करता, ये भी सही है। बाहरी प्रतिरोध जोड़ने के लिए कोई संभावना, सही है। तो यानी पहला इसका गलत हो गया। 73, उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर की सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर की सतह पर धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए, इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, स्किन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे होता है। किस पे होता है? अल्टरनेटिंग करंट पे होता है, या डीसी पे नहीं होता। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग प्रतिरोध निम्नतम के लिए करते हैं, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? और मोस्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं मेगर। और मोस्टली मेगर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं मेगर के बारे में। देखिए, मेगर एक प्रकार का इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस को मापता है, यानी कि अगर बोलता है, देखिए मैं आप लोग को ऑपरेशन ही कर देता। सबसे पहले मेगर, देखिए जो मैं बता रहा हूँ, देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं पूरे को पूरे डिस्कस कर देता। देखिए मेगर, सबसे पहले मेगर से मैं 5-6 क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए आप लोग को जो अच्छा लगेगा बताइएगा। सबसे पहले मेगर जो होता है एक प्रकार का इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस को मापता है, यानी कि फ्रेंड्स याद रखेगा, ये हाई रेजिस्टेंस को मापता है। पहला ये आप लोग को ध्यान में चला गया होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक प्रकार का इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, यानी इंसुलेशन, यानी एक प्रकार का इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, क्लियर है। हाई को साथ साथ इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, और ये वैसे प्रतिरोध को मापता है जिसका प्रतिरोध 100 किलो ओम से भी अधिक होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसमें एक और फैक्ट्स होता है, इसमें डीसी का जो गति होता है, डीसी का जो गति होता है वह पूछता है, तो वह 160 आरपीएम होता है, 160 आरपीएम होता है। और इसमें वैसा कुछ तो है नहीं, बाकी होगा तो मैं बता देंगे। इसमें परमानेंट पोल मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट पोल का हम लोग यूज करते हैं। ये सारे चीज़ को याद रखिए मेगर में। तो मेगर का प्रयोग हाई रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, क्लियर है। अब देखिए, बातें करना चाहते हैं वोल्ट मीटर का। और मोस्टली फ्रेंड्स वोल्ट मीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, देखिए वोल्ट मीटर के बता रहे हैं। सबसे पहले वोल्टेज को मापता है, क्लियर है। इसके साथ साथ वोल्ट मीटर के बारे में जाने, ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का होता है शून्य होता है। क्या होता है? ये शून्य होता है। सॉरी, गलत मैं बता रहा हूँ। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है निम्न होता है। क्या होता है? ये निम्न होता है। वही अगर बातें करते हैं, एक होता है आपका, सॉरी शून्य नहीं होता, निम्न नहीं होता, बल्कि उच्च होता है। कंफ्यूज में कर गया। एक वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। और वही बातें करना, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक वोल्ट मीटर की बातें करना चाहता हूँ, सबसे पहले वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर की बातें करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए, एक वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। क्या होता है? ये उच्च होता है। और वही क्या हो गया मेरे को, देखिए सॉरी, देखिए एक वोल्ट मीटर का, देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बात करना चाहता है, उच्च होता है। क्या होता है? ये उच्च होता है, ठीक है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करना चाहते हैं तो ये अनंत होता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। इस चीज़ से आप लोग को मैं इतना फैक्ट्स बता दिया, किसके बारे में? वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में याद रखिए, वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम के साथ मल्टीप्लायर जोड़ते हैं, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। अगला भाई, हाँ, एक और आता है आम मीटर के बारे में। और मोस्टली फ्रेंड्स आम मीटर के बारे में आप लोग को 4-5 पॉइंट्स बता देता हूँ, जो आप लोगों को सही होगा। सबसे पहले इसका प्रयोग हम लोग करते हैं निम्नतम प्रतिरोध करें। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आम मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में 3-4 फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आम मीटर के बारे में जानिएगा। एक होता है आम मीटर, और मोस्टली फ्रेंड आम मीटर जो मापता है वह निम्न धारा को मापता है। किसको मापता है? वह निम्न धारा को मापते हैं। और एक होता है आदर्श आमीटर। आदर्श आमीटर किसको मापता है? सॉरी, आदर्श आमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह निम्न होता है। सॉरी, आमीटर, मुझसे मिस्टेक हो रहा। आमीटर का जो फ्रेंड्स है, क्या हो गया भाई सागर, आमीटर का जो फ्रेंड्स आंतरिक प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। वही आदर्श आमीटर की बात करते हैं तो वह होता शून्य होता है। ये मैं आप लोग को बोलना चाह रहा था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसके साथ साथ याद रखिए, इस हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब आते हैं आवृत्ति मीटर। तो आवृत्ति मीटर को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर उस मीटर को कहते हैं जो किसी भी ऊर्जा के लिए फ्रीक्वेंसी को मापता है, यानी कि जो आवृत्ति को मापता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लियर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है। पृथ्वी के मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा का क्या प्रभाव है। तो हम इसे याद रखें, पृथ्वी के मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा पृथ्वी के प्रतिरोध से कम होता है, यानी पृथ्वी के प्रतिरोध से कम होता है। और मोस्टली राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर बी को क्लियर कर दीजिए। क्लियर है। इसलिए हम लोग अर्थिंग में क्या करते हैं, बार बार पानी डालते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी का क्या मात्रा होता है, तो उसके मिट्टी यानी मिट्टी प्रतिरोध से कम होता है। तो पृथ्वी का याद रखिए, पृथ्वी के मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा पृथ्वी के प्रतिरोध से कम हो जाता है। चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग। और याद रखिएगा, इसमें अर्थिंग के उपकरण के लिए हम लोग क्या अर्थिंग के अंदर नमक और चारकोल को भी गड्ढे में डालते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें याद रखें, नमक कोयला इस सब का लोग बार बार अंदर डालते हैं जमीन के अंदर। इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे। क्लियर है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे किया हूँ, यानी कि आज हमारा टोटल 20 सेट को मैं पूरे का पूरे कर दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा। जिसको रीड होगा आंसर की का देख सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे डिस्कशन को आप लिख दीजिए। सॉरी, मैं डिस्कशन को आप लोग के बीच में नहीं बता सकता हूँ। मैं जो क्लास लेता हूँ वही आप लोग का डिस्कस रहता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को PDF से ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए ये रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स मैं 20 सेट पूरा अपलोड किया हूँ, आप लोग कभी भी अस्थायी होकर देखिए। अब मेरा प्लानिंग क्या है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा प्लानिंग आप लोग के बीच में क्या होगा, देखिए। और आप लोग का डेट खत्म हो चुका, 20 सेट में पूरा अपलोड कर चुका हूँ, यानी जो भी आप लोग के बीच नया क्वेश्चन आने का था सारे को सारे मैं बता दिया हूँ। और आप लोग का लास्ट बच गया 10 डेज। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं 20 सेट जो बताया उसको 3 सीरीज में या फिर 5 यानी 75 सेट होता है एक सेट में क्वेश्चन। तो 75 को हम लोग क्या करें, एक दिन में 5 सेट पूरा करा देंगे, केवल MCQ बेस्ड करवाएंगे। तो उससे कराएंगे तो 7 5 35 दूसरे यानी 375 क्वेश्चन हम करवाएंगे एक दिन में। तो इसी प्रकार हम लोग टोटल इसमें 20 सेट है, तो हम लोग 4 दिन में टारगेट रहेगा मेरा पूरे के पूरे कराने का। इसमें केवल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, केवल MCQ बेस्ड करूंगा और कुछ क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंस होगा उसमें डिस्कस करूंगा। क्लियर है। तो इस टाइप से मेरा टारगेट होगा। और लास्ट टाइम मैं क्या करूंगा, होपफुली एक आप लोग देखेंगे कौटिल्य क्लासेस का आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड किए होंगे सर, आप लोग देखे होंगे। तो उसको मैं एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर दूंगा। और उसमें कुछ मैं छोड़ा था और मैं एक नया नोट्स बनाया हूँ। तो नोट्स में क्या करूँगा, जो मैं नोट्स बनाया हूँ और कौटिल्य वाले नोट्स का सारे को मर्ज करके आप लोग बीच में क्लास को मैं लगभग 3 या 4 घंटा का लेने का प्रयास करूंगा। मुझसे उतना एनर्जी नहीं हो पाता फ्रेंड, इसलिए मैं थक जाता हूँ, क्योंकि वर्क भी जाता हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा एक दिन 4 घंटा का क्लास लूंगा, जिसमें या 3 घंटा का, जिसमें पूरे का पूरे कौटिल्य के सर वाले के नोट्स को पूरा करवा दूंगा। और मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है सारे को एक बार मैं करवा दूंगा। क्लियर है। जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। और आप लोग मांगते हैं PDF के लिए, आप लोग मैं PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा। क्लियर है। आप लोग PDF के लिए नंबर में व्हाट्सअप कीजिए 6200654742। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा 6200654742। और ऑलरेडी हमारा नाम आप लोग जानते हैं, हमारा नाम है सागर कुमार। तो फ्रेंड इस व्हाट्सअप नंबर पे कीजिएगा, मैं आप लोग को व्हाट्सअप कर दूंगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग को कैसा लगा हमारा ये प्लानिंग। और क्लियर है। इसके साथ साथ मैं पार्टी के लिए भी 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।